वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम बना दी गई, जिसमें यूनिवर्सिटी का लेक्चरर सहूलतकारी कर रहा था। यौम आज़ादी पर बच्चों को निशाना बनाना चाहते थे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आला बलोचिस्तान ने बताया कि दहशतगर्दों ने 14 अगस्त पर इन बच्चों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर तबाही के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाया। इससे पहले रेलवे स्टेशन पर जो खुदकुश हमला हुआ उस पे 32 कीमती जानों का ज़िया हुआ। ये लेक्चरर खुदकुश बमबार को मोटरसाइकिल सवार को खुद रेलवे स्टेशन छोड़कर आया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत सालों से कह रहा हूं, मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम कब तक कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे? हमें अपनी सोसाइटी को इस कंफ्यूजन से निकालना है। हम नहीं चाहते कि किसी का गुनाह किसी और को मिले। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग खुदकुश हमलावर तैयार करते हैं और पहाड़ों पर भेजते हैं। शक की बुनियाद पर गिरफ्तार फर्द को 4th शेड्यूल में डाला जाता है। हमने 2 से 2.5 हज़ार रियासत के मुलाजिमीन की तहकीकात की हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने दो टोक कहा, यह नहीं हो सकता कि 2000 लोग 25 करोड़ का मुल्क तोड़ दें। लोग कहते हैं बलोचिस्तान में 70 साल से ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। बताएं ताकत का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? गिरफ्तार होने वाला प्रोफेसर कहाँ से महरूम है? मालाकंड और वजीरिस्तान पूरे का पूरा खाली करवाया गया। हम बलूचिस्तान का कोई इलाका खाली नहीं करवा रहे। ब्यूटिम यूनिवर्सिटी के लेक्चरर ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा है कि मैंने रियासत के साथ गद्दारी की है जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ। कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्यूटिम यूनिवर्सिटी के लेक्चरर का एतराफ़ी बयान नशर किया गया, जिसमें मुलज़िम ने बताया कि हम दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। मुझे हरबियार की जानिब से अहदाफ बताए जाते थे। लेक्चरर का कहना था कि मैंने रियासत के साथ गद्दारी की है। उन्होंने वतन के साथ गद्दारी पर अफसोस का इजहार करते हुए नौजवान और तलबा को मशवरा दिया कि तालिब इल्म अपने आप को इंतशार फैलाने वाली तंजीमों से दूर रखें। लेक्चरर ने एतराफ़ी बयान में ये भी कहा कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की थी। रियासत ने इज्जत और वक़ार दिया। रियासत के साथ गद्दारी करने पर शर्मिंदा हूँ। यौम आज़ादी पर खुफिया इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करके मुल्क दुश्मनों का प्रोजेक्ट हिरोफ 2 और मास्टरमाइंड पकड़ लिया। दहशतगर्द ने 2024 के रेलवे स्टेशन हमले की मंसूबाबंदी और 32 खुदकुश बमबारों को तरबियत देने का एतराफ़ भी कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हिरोफ 2 में 32 खुदकुश बमबार शामिल थे। 4 VBIDs यानी बारूदी से भरी हुई गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाना था। बड़े दहशतगर्द मंसूबे में कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ अहम शहरों को निशाना बनाया जाना था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक डॉक्टर उस्मान काजी नामी भारतीय एजेंट की गिरफ्तारी 11 अगस्त को हुई। डॉक्टर उस्मान काजी BLA के खुदकुश हमलों का मुबैना मास्टरमाइंड भी बताया जाता है। उसी की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर 4 VBIDs और IEDs भी बरामद की गई। खबर देंगे सवाबी में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग ने हर तरफ तबाही मचा दी है। सैलाबी रेलों के बायस कई घर डूब गए जबकि मुतादिद अफराद रेले में बह गए हैं। डिप्टी कमिश्नर सवाबी नसरुल्लाह खान ने इस बात की तस्दीक की है कि दालोड़ी गांव में क्लाउड बर्स्ट से कई घर डूब गए हैं। क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी रेले का बहाव बहुत तेज है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। DC सवाबी का कहना है कि इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें जाए वक़ुआ की जानिब रवाना हो चुके हैं। हरीपुर और मर्दान से भी रेस्क्यू टीमों को बुला लिया गया है। दूसरी जानिब शदीद बारिश के बाद सवात के इलाके ज़ाहिराबाद, शहीदाबाद, मकान बाग, मुल्ला बाबा, मोहल्ला बांग्लादेश, रहीमाबाद, कोकराकई, मंगलोर, बशंटर और शगई शदीद मुतासिर हुए हैं। शहरियों का कहना है कि मकान बाग, सैयदो शरीफ रोड और मुल्ला बाबा समेत कई इलाकों में 4 रोज़ से बिजली बंद है। 4 रोज़ बाद भी मुल्ला बाबा रोड ट्रैफिक के लिए बहाल ना हो सका। पीने का साफ पानी नायाब हो चुका है जबकि निकासी न होने से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हैं। ज़िला इंतज़ामिया का बताना है कि सवात में बारिश से 400 मकानात मुतासिर हुए। कई घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 124 तालीमी इदारे मुतासिर हुए जबकि 3 मुकम्मल तबाह हुए। मकामी इंतजामिया का कहना है कि 15 अगस्त को क्लाउड बर्स्ट के बाद तूफानी बारिश से 22 अफराद जाँ बहक हुए। मुतासर इलाकों तक रसाई और मदद की पूरी कोशिश की जा रही है। NDMA के एदादो शुमार के मुताबिक हालिया मानसून बारिशों में अब तक 660 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है, जिसमें से 392 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुई। इसके अलावा पंजाब में 164, सिंध में 29, बलोचिस्तान में 20, गिलगित बल्तिस्तान में 32, आज़ाद कश्मीर में 15 और इस्लामाबाद में 8 अफराद जाँ बहक हुए।
पंजाब के पी बलूचिस्तान में अचानक सैलाबी सूरत-ए-हाल के खदशे के पेश नजर एनडीएमए ने शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दीड़, सवात, मानसेरा, बडग्राम में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों का खतरा बढ़ चुका है। बन्नू, लकी मरवत, कुदम, बाजोड़ के बरसाती नालों में तूग़यानी का इम्कान पैदा हुआ। मानसून हवाएं सिंध में दाखिल हो गई। कराची के मज़ावात में बारिश हुई। सुरजानी टाउन, न्यू कराची में रिमझिम हुई। दौड़ में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड। उच्च शरीफ और सराय आलमगीर में मूसलाधार बारिश होने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कलात में भी बादल बरस पड़े। पंजाब में मुमकिना तूफानी बारिशें होने का इम्कान बढ़ चुका है। केपी में सैलाब मुतासरा हर शख्स की मदद को पहुंचने के लिए पाक फौज बरसरे पैकार। आर्मी इंजीनियरिंग कोर ने शांगला में लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद सड़क बहाल कर दी है। बोनेर के रास्तों की जल्द अज जल्द मुकम्मल क्लियरेंस का काम जारी है। मुतासरीन की मुंतकली और राशन की तकसीम के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुतासरीन में राशन के थैले भी तकसीम किए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के दूर अफ्तादा गाँव टेरू तहसील भिंडर में महसूस मुतासरीन के लिए फील्ड अस्पताल 24 घंटे फाल है। हेलीकॉप्टर के जरिए 4 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल कैंपों में खवातीन, बच्चों समेत जख्मी और मरीजों का इलाज मुआलजा किया जा रहा है। सैलाब से मुतासर अफराद का कहना है कि दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि मुसीबत की इस घड़ी में सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी यहाँ पर पहुंची है। पाक फौज का आज़म है कि तमाम मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया जाए। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन थमेगा नहीं। आपको बताएं कि सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सैलाब में बहकर जाँ बहक होने वाले सैकड़ों कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया। खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भेजे गए मकतूब में सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान के अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। सऊदी क़यादत ने सैलाब मुतासरीन के लिए सऊदी अरब की जानिब से भरपूर इमदाद की पेशकश भी की। मकतूब में कहा गया कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है और इस मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तानी अवाम की हिफाजत और इस्तेहकाम के लिए अपनी दुआएं भी पेश की और उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान इस कुदरती आफात से जल्दी कामयाबी के साथ निकल आएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के शदीद खतरात का सामना है। जंगलात की कटाई, दर्जा हरारत और सैलाब जिंदगियों को मुतासर करते हैं। मानसून शजरकारी मुहिम के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि शजरकारी अलामती अमल नहीं, मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम है। दरख्त मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मजबूत दिफा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 4 करोड़ 10 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मौसमियाती आफात के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत मजबूत करेगी। शहरी दरख्त लगा का सरसब्ज़, साफ सुथरा और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर में हिस्सा डालें। आपको बताएं कि वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने तहसील मकबूजी में शांगला के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। अमीर मकाम ने तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल बुनेर और शांगला पूरन को मिलाने वाले चोगा में तबाहाल मरकजी पुल का मुआयना किया। हालिया सैलाब से शदीद मुतासर होने वाले इलाकों का तफसीली जायजा लिया। वफाकी वजीर ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि इमदादी कार्रवाइयों को तेज किया जाए और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर खुसूसन मुतासरा पुल की बरवक्त मुरम्मत को यकीनी बनाया जाए, जो बुनेर और शांगला अजला के दरमियान एक अहम राबता है। वफाकी वजीर ने इस मौके पर मुतासरीन के मसाइल सुने और मुतासर अफराद के साथ वफाकी हुकूमत की भरपूर यकजहती का इआदा किया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत आपकी मुश्किलात से बाखूबी आगाह है और आपकी बहाली के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। हम इलाके में जल्द अज जल्द मामूलात ज़िंदगी बहाल करने के लिए पुरअज़्म हैं। अपडेट करेंगे वज़ीर आला सिंध का लाड़काना के अस्पताल में 2 टावर्स की तामीर का फैसला। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत में लाड़काना में जदीद अस्पताल कायम करने से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने लाड़काना के अस्पताल में बिस्तरों की गुंजाइश 600 तक बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा कि शहर के मरकज़ में पुराने अस्पताल को जदीद तर्ज पर बनाया जाए कि तमाम फैकल्टीज़ एक ही जगह दस्तियाब हों। एमरजेंसी, गायनी, कार्डियो, चिल्ड्रन अस्पताल, सर्जिकल और दीगर सहूलियात एक ही जगह मुयसर होंगी। वज़ीर
आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को जल्द एक कंसल्टेंट हायर करने की हिदायत दे दी है। कंसल्टेंट अस्पतालों में मुख्तलिफ टावर्स बनाने के लिए लेआउट तैयार करेगा। वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी को एक कमेटी कायम करने की हिदायत दे दी है। कमेटी में चेयरमैन PND, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी सेहत शामिल होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कमेटी कंसल्टेंट हायर करके अस्पताल का डिज़ाइन तैयार करने और फौरी काम शुरू कराने की हिदायत करती है। चीफ सेक्रेटरी को अस्पताल कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत कर दी है। अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जापान के जदीद शहरी तरक्याती मॉडल्स और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए जापान के तजुर्बात से सीखने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने अपने वफ्द के हमरा जापान के तिजारती, मुआशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा शहर का दौरा किया। योकोहामा के टाउन हॉल में वज़ीर आला ऑफ वफ्द को अर्बन डेवलपमेंट के मॉडल्स पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर पंजाब और योकोहामा के दरमियान सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक किया गया, जिसमें माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, शहरों की जदीद तरक्याती मनसूबाबंदी और शहरी सहूलियात की बेहतरी शामिल है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने के लिए अमली इकदाम किए जाएंगे। दौरे के दौरान रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, रोडा और योकोहामा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इम्कानात पर भी गौर किया गया। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान तेज रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में जापान का ताउन का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने जदीद तरीन जापानी चेयर लिफ्ट और एयर कैबिन मंसूबों का भी मुआयना किया। अपडेट करेंगे। OGDCL ने बलूचिस्तान में गैस का बड़ा झलमक्सी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक मंसूबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर फास्ट ट्रैक बुनियादों पर किया गया है। झलमक्सी प्रोजेक्ट से 14 मिलियन मखब फीट योमिया गैस और 45 बैरल योमिया कंडेंसेट की पैदावार हासिल हो रही है। झलमक्सी से हासिल होने वाली गैस को SSGCL की मेन पाइपलाइन के नेटवर्क में शामिल कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक OGDCL ने CSR फंड से झलमक्सी में स्कूल, हेल्थ केयर सहूलत मराकज़ और कम आमदनी बेघर लोगों के लिए 84 मॉडल मकानात तामीर किए हैं। OGDCL की तरफ से बलूचिस्तान के मकामी नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप्स और न्यू विटेक जरिए फ़नी तरबियत के मौक़े फराहम किए गए हैं। OGDCL ने सेहत की सहूलतों के लिए एम्बुलेंसेज, फ्री आई कैंप्स और 800 ख़ानदानों को राशन बैग तकसीम किए, जबकि साफ पानी की फराहमी के लिए 2 RO प्लांट्स और बेशुमार वाटर टैंक्स भी नस्ब किए हैं। OGDCL बलूचिस्तान के ज़िला झलमक्सी में CSR के दीगर बेशुमार मंसूबे जारी रखे हुए हैं। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि गजा में इमदाद लेने वालों पर इजरायली फौज की जानिब से वहशियाना फायरिंग और बमबारी से मजमूई तौर पर 57 फलस्तीनी शहीद हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतजिर 38 फलस्तीनी शहीद हुए, जबकि अल अहली अस्पताल पर भी बमबारी हुई, जिसमें भी शहादतें हुई। इतवार की सुबह से अब तक मजमूई तौर पर 57 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में भूख और कहत के बाइस मजीद 11 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए, जिसके बाद भूख से शहीद होने वालों की तादाद 251 हो गई है, जिनमें 108 बच्चे भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा की 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं। फौरी जंगबंदी से ही सूरत हाल बेहतर हो सकती है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज के सरबराह ने गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर ने गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी, जिसके बाद इसराइली वज़ीर दिफा अगले हफ्ते प्लान को मंजूर करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक गजा सिटी पर कब्जे के इस इसराइली मंसूबे में 2 हफ्तों के दौरान फ़लस्तीनियों का वसी पैमाने पर जबरी इनखला शामिल है, जिसका आगाज़ एक फ़ौजी ऑपरेशन से किया जाएगा, फिर बतदरीज शहर में दाखिल होकर कब्जा किया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे को अमरीकी हुकाम की दरख्वास्त पर उनके सामने पेश करेंगे। दूसरी जानिब गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी हैं और गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इसराइली हमलों में मज़ीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। जंगबंदी को बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। एक इंटरव्यू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम पाकिस्तान और भारत पर नज़र रखे हुए हैं। हमारी मुसलसल नज़र है कि पाक भारत के दरमियान
کیا ہو رہا ہے؟ جنگ بندی تب ہی ممکن ہے جب دونوں فریق آپس میں لڑائی روکنے پر رضامند ہو، اور روس نے بھی ابھی تک ایسا نہیں کیا۔ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ روزانہ مختلف علاقوں میں جیسے پاکستان اور بھارت، کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان حالات پر نظر رکھتا ہے تاکہ جنگ بندی قائم رکھی جا سکے۔ جنگ بندی کا معاہدہ بہت جلد ٹوٹ سکتا ہے، خاص طور پر یوکرین میں 3 سال کی جنگ کے بعد، مگر ہمارا مقصد صرف ایک مستقل جنگ بندی نہیں، ہمارا مقصد ایک امن معاہدہ ہے تاکہ نہ اب جنگ ہو اور نہ ہی مستقبل میں جنگ ہو۔ روبیو نے کہا کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا صدر ہے جس نے امن کو اپنی انتظامیہ کی ترجیح بنایا ہے۔ ہم نے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں امن دیکھا، بھارت اور پاکستان میں بھی امن کی کوشش کی گئی ہے، اور ہم دنیا بھر میں امن کے لیے ہر موقع کا فائدہ اٹھائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر 1 گھنٹے میں 3 پوسٹوں پر امریکی میڈیا پر تنقید کے نشتر چلاتے ہوئے جعلی میڈیا قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جعلی میڈیا میرے حوالے سے سچ توڑ مڑوڑ کر پیش کرتا ہے، کبھی میرے بارے میں ایمانداری سے رپورٹ نہیں کرتا۔ الاسکا میں میری ملاقات شاندار تھی، یوکرین جنگ پر معاہدہ کروں تب بھی جعلی میڈیا تنقید کرے گا۔ بائیں بازو کے ڈیموکریٹس کہیں گے یہ میری سنگین غلطی ہے، میں نے 6 جنگیں رکوائیں، میڈیا ان پر بھی بات کرے، روس پر بڑی پیش رفت ہوئی ہے، انتظار کریں۔ حافظ آباد سے خبر یہ ہے کہ 3 افراد کو قتل کرنے کے بعد لاشیں جلانے کے واقعے میں نامزد ایک اہم ملزم کو بیرون ملک فرار ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق تحریک قتل کا ملزم قتل فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، جسے اسلام آباد ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتاری کے بعد تھانہ وری کے تارڑ پولیس کے حوالے کر دیا گیا، جہاں مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ 16 افراد کے خلاف درج کیا، جس میں 8 نامعلوم افراد شامل ہیں، جبکہ دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ سانگھڑ میں مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے صحافی خاور حسین کے اہل خانہ امریکہ سے کراچی پہنچ گئے ہیں۔ خاور حسین کے بھائی، والد اور والدہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے، جہاں سے وہ براستہ حیدرآباد سانگھڑ پہنچے۔ اس موقع پر خاور حسین کے والد کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا بہت دلیر انسان تھا، وہ خود اپنے آپ کو گولی نہیں مار سکتا، یہ قتل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی سے کوئی تنازع یا جھگڑا نہیں تھا۔ آئی جی سندھ نے خاور حسین کے قتل یا خودکشی کے بارے میں مکمل تحقیقات کے لیے ایڈیشنل آئی جی CTD سندھ آزاد خان کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی ہے، جس میں DIG ویسٹ زون کراچی عرفان بلوچ اور SSP ڈسٹرکٹ سانگھڑ عابد بلوچ بھی شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ عملی زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، نوجوان محنت کو اپنا شعار بنائیں۔ کراچی میں جاب فیئر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں بروئے کار لائیں۔ معاشی استحکام کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ پائیدار ترقی کے ہدف کے حصول کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جاب فیئر پر سرکاری اور نجی ادارے موجود ہیں۔ جاب فیئر کا انعقاد خوش آئند اقدام ہے، اس سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کا کام ہے کہ ماحول فراہم کرے، مائکرو استحکام سے گنجائش پیدا ہو رہی ہے۔ آئندہ چند سالوں میں حالات مزید بہتر ہوں گے۔ 3 ایجنسیز نے پہلی بار مل کر پاکستان پر اعتماد کیا۔ دوسری جانب گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دیگر ممالک کے نسبت بچت کا رجحان بہت کم ہے۔ اسٹاک مارکیٹ فائنینشیل سسٹم کا اہم ستون ہوتی ہے، محفوظ اور شفاف بنا کر اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کی ترقی میں بینکس بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کراچی میں PBA کی آن لاکنگ کیپٹل مارکیٹ پوٹینشل ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترقی کرتی معیشت میں اسٹاک مارکیٹ کا اہم رول ہوتا ہے۔ بوم برسٹ سائیکل سے بچتے ہوئے کیپٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری بہتر آپشن ہے۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے رکن میجر جنرل نے دعویٰ کیا کہ یورپ ہمارے میزائلوں کی پہنچ میں ہے، جن سے امریکہ کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دی جیروسلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق میجر جنرل امیر حیات نے کہا کہ ایرانی میزائل برطانیہ، فرانس، جرمنی، مغربی اور مشرقی یورپ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ خارج از امکان نہیں کہ آئندہ ایرانی میزائل واشنگٹن اور نیو یارک تک پہنچیں۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے اندیا دیا ہے کہ وہ ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی رکن پارلیمنٹ امیر حیات مقدم نے ایرانی خبر رساں ادارے دیدبان ایران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی انقلاب گارڈ کور کی ایروسپیس فورس نے گزشتہ 20 سالوں سے ایرانی جنگی اور بحری جہازوں کے ذریعے حملے کرنے کی صلاحیت پر کام کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے جہازوں کو امریکہ کے 2000 کلومیٹر کے فاصلے تک لے جا سکتے ہیں اور وہاں سے واشنگٹن، نیو یارک اور دیگر شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ حیات مقدم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ فی الوقت تمام یورپی ممالک ہماری رینج میں ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ نے ملاقات کی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ہاکی کے کھلاڑیوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا۔ محسن نقوی سے ملاقات میں قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ نے نشانہ امتیاز ملنے پر انہیں مبارکباد دی۔ عماد بٹ نے محسن نقوی کو ہاکی کے کھیل کی بحالی اور پرو ہاکی لیگ میں شرکت کے ایشوز سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ہاکی کے کھلاڑیوں کی ویلفیئر اور ری ہیب کے ایشوز پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہاکی کھلاڑیوں کے میڈیکل اور فٹنس کیسز کو پی سی بی کی پیشہ ورانہ میڈیکل ٹیم ہینڈل کرے گی۔ ہاکی پلیئرز کے ویزا ایشوز کو بھی حل کروایا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے اشرف عرفان نے امریکہ میں ہونے والا جونیئر کریک اوپن اسکواش ٹورنامنٹ جیت لیا۔ $12,000 انعامی رقم ٹورنامنٹ کے فائنل میں پاکستان کے اشرف نے ملیشین پلیئر کو شکست دے دی۔ ملیشین پلیئر نیتھن کیوے کے خلاف اشرف عرفان نے 40 منٹ میں 3-1 سے فتح حاصل کی۔ پاکستانی پلیئر نے پہلا گیم ہارنے کے بعد کم بیک کر کے مسلسل 3 گیم جیتے۔ نیتھن کے خلاف فائنل میں اشرف کی جیت کا اسکور 11-2، 11-8، 11-2 اور 11-6 رہا۔ واضح رہے کہ یہ رواں سال اشرف عرفان کا تیسرا پی ایس اے ٹائٹل ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔